पूजन के लिए उपयुक्त उपयुक्त है। अर्थात किसी शुभ कार्य को नहीं करना है, लेकिन आप पूजा कर रहे हैं या कोई मंत्र जप कर रहे हैं तो यह शुभ समय आपके लिए। इस समय आप कीजिए, वो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि दो ऊर्जाओं का यहाँ क्या है, मिलन हो रहा है। जैसे सूर्य और चंद्र का मिलन है, दिन और रात का जब मिलन होता है तो क्या आता है, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त समझते हैं, जानते हैं। जैसे रात्रि समाप्त हो रही है, दिन प्रारंभ हो रहा हो, दिन समाप्त हो रही है, रात्रि प्रारंभ हो रहा हो। तो इस समय आप पूजन संबंधित, मंत्र जप संबंधित कार्य करेंगे, शुभ कार्य नहीं करेंगे। ठीक है। जी। सभी कुंडलियों में बाधक ग्रह होते हैं, जानते हैं उसे। बाधक ग्रह जैसे जब उसकी दशा आपके कुंडली में लग जाएगी ना, तो वो दशा आपके लिए कष्टकारक हो जाएगा। वो बहुत ज्यादा कष्ट आपके जीवन में डाल देगा, परेशानियां डाल देगा। और बाधक ग्रह जो हैं, जैसे चर राशियां हैं। चर राशियां कौन कौन सी हैं, 1, 4, 7 और 10 हैं। तो इन चर राशियों के कुंडली में, इन चर राशियों के कुंडली में जो एकादश भाव का स्वामी होगा, जो 11वें भाव का स्वामी होगा, वह क्या हो जाएगा, वो बाधक हो जाएगा। ठीक है। जैसे चंद्रमा। हम्म। जैसे ये जो कुंडली है, वो 1, 4, 7, 10 एक का है। तो एकादश भाव का स्वामी कौन है, शनि है। तो शनि क्या हो जाएगा, बाधक हो जाएगा। तो शनि संबंधित दशाएं जो रहेंगी वो कष्टकारक रहेंगी। अर्थात शनि की दशा कष्टकारक नहीं है, शनि से जो ग्रह संबंध बना रहा है उसकी दशा आपके लिए कष्टकारक रहेगी। ठीक है। उसके साथ ही यह स्थिर स्थिर राशियां 2, 5, 8 और 11, यदि दूसरे, पांचवें, आठवें और 11वें लग्न का कुंडली होगा, तो उन कुंडलियों में नवम भाव का स्वामी क्या हो जाएगा, आपके लिए बाधक हो जाएगा। तो यहाँ नवम भाव के स्वामी कौन हो गए, शनि हो गए। तो आप बाधक यहाँ है। उसके बाद फिर आपका है 3, 6, 9 और 12। स्थिर के बाद आपका आ गया द्विस्वभाव। और द्विस्वभाव के सप्तम भाव के जो स्वामी हैं वो आपके लिए बाधक होते हैं। तो द्विस्वभाव में सप्तम के स्वामी कौन हो जाएंगे, गुरु हो जाएंगे। तो आपके लिए बाधक साबित होते हैं। और बाधक बहुत, बाधक से जो ग्रह संबंध बना रहे हैं वो अत्यंत कष्टदायक दशा को देकर जाते हैं। ठीक है। क्योंकि आप लोग से कल जब हम बात कर रहे थे, तो आप लोग बहुत हद तक दशा को एक्सप्लेन करने में थोड़ी समस्या आप लोगों को होती है। यदि ध्यान दी जाए, थोड़ी समस्या आप लोगों को दशा को एक्सप्लेन करने में होती है। अच्छा, आज जो मैंने शाम 4 बजे कुंडली डाली थी, 4:30 में, वो कुंडली पे आप लोगों ने काम किया, बताइए। नहीं गुरुजी, टाइम नहीं मिल पाया सर था मैं नहीं आज। कर पाया था। नहीं गुरुजी, ऑफिस का था थोड़ा। विपिन जी का कुछ था उस पे, विपिन जी ने कुछ लिखा था उस पे। वो सुबह वाली कुंडली पे था सर। वो सुबह वाली पे था गुरुजी। सरसुए वाली कुंडली पे ही था, इंदिरा इंदिरा गांधी जी की कुंडली पे ही थी। तो कल सुबह दे देते हैं सर।
ठीक है, उसे देख लीजिएगा, कोई नहीं। क्योंकि वो जो, उस कुंडली का नाम तो अभी हम नहीं बताएंगे किसकी कुंडली है वो, जो आज मैंने सामने डाली है। लेकिन वो जो कुंडली है वो बहुत ही विशेष व्यक्ति की कुंडली है। ठीक है, कोई नहीं जिसपे सर, ये एक सही सिर्फ रहेगा। अनुराधा, हाँ एक सिर्फ अनुराधा जी का ही आया है उस पे। तो बहुत अच्छे से उस पे उन्होंने एक किया है। ठीक है। अब एक दशाएं होती हैं जिसे छिद्र दशा कहते हैं। छिद्र दशा, जी। तो हाँ, छिद्र दशा जो है वो कष्टदायक है। कष्टदायक कैसे है? ये छिद्र दशा कौन कौन सी है? सिंपल तरीके से यदि हम बात करें, जो अष्टम भाव का स्वामी है उसकी दशा छिद्र है। जो अष्टम से संबंध बना रहा है उसकी दशा छिद्र है। जो ग्रह अष्टम भाव पे दृष्टि डाल रहा है उसकी दशा जो है वो छिद्र दशा है। जो ग्रह 22वां दृश्यकान है वह छिद्र दशा है। जो अष्टम भाव से संबंध बना रहा है, जो अष्टम भाव के ग्रह के साथ संयुक्त बैठा है, वो छिद्र है। चंद्रमा से संबंधित जो 64वां नववांश होता है, नववांश कुंडली के अंतर्गत अष्टम भाव का स्वामी, वो छिद्र दशा कहलाता है। अष्टमेश का जो अति शत्रु हो, अष्टमेश जो है आपकी कुंडली का, उसका जो अति शत्रु है वो छिद्र है। और ये सभी दशाएं जो है वो हमारे लिए कष्टकारक होती है। तो जब दशा को आप एक्सप्लेन करें या जब दशा को आप समझें, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। अर्थात 8वां भाव से जुड़ा हुआ कोई भी दशा जातक के लिए कष्टकारक होगा। लेकिन वहां हमें यूटिलाइजेशन को या फिर कैट कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक को देखना आवश्यक है। यदि उसे हम देख लेते हैं या समझ लेते हैं तो बहुत अच्छे से फिर उसे हम रिलेट कर पाते हैं। या एक और दशा, जैसे कोई विषुवंत दशा आपकी प्रारंभ हुई है ना, या कोई आपकी विषुवंत दशा खत्म हो रही है, अनुभव कीजिएगा इसे। जब कोई विषुवंत दशा आपकी खत्म हो रही है, उसका जो लास्ट अंतर्दशा होगा, और कोई विषुवंत दशा आपकी प्रारंभ हो रही है, उसका जो लास्ट, उसका जो प्रारंभिक अंतर्दशा होगा, वो आपके लिए कष्टदायक ही रहता है। रिलेट रिलेट करके अपने जीवन से आप लोग इसे बताएंगे कि क्या ये काम करता है या नहीं करता है। निश्चित रूप से आप देखेंगे कि ये कार्य कर रहा होता है। किसी भी सौंदर्य दशा की जो प्रारंभ की दशा है वह, और किसी भी सौंदर्य दशा की जो अंत की दशा है, अंतर्दशा के अंतर्गत वह आपके लिए कष्टकारक होता है। अर्थात कष्ट ही वो जीवन में देता है। ठीक है। तो आज का जो मुख्य हमारा उद्देश्य था वो पंचांग था, ना कि दशा था। तो आज हम पंचांग को विशेष रूप से समझ पाए हैं। और कल की कक्षा के अंतर्गत और अन्य जी जो आगे हमारी कक्षाएं चलेगी, इन सभी कक्षाओं में हम नक्षत्र को लेकर चलेंगे, और नक्षत्र के साथ अब हम जो कुंडलियां हैं, जैसे तिथि प्रवेश है या अन्य जो कुंडलियां हैं, उसे अभी तो लेकर नहीं चलेंगे। उसे अंत में, पहले हम नक्षत्र, योग, इन सबको आगे लेकर बढ़ेंगे। कोई प्रश्न आप लोगों का हो, जैसे जिसपे हम